कंसोलिडेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टार मार्क करेंगे जी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऊपर जितना आसान आया ना कि होल्डिंग और सब्सिडरी, उतना आसान है नहीं, ठीक है। कि अगर आपकी सब्सिडरी है तो सब्सिडरी के साथ कंसोलिडेटेड भी बनाना है और स्टैंड अलोन भी बनाना है, इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा इसमें और भी कॉम्प्लिकेशन है। इन केस द कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरीज, अगर आपकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरीज है या फिर आपकी एसोसिएट कंपनीज है। एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन आपको रिकॉल करना चाहते हैं। नंबर वन, आपके पास उस कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या फिर 20% या उससे ज्यादा के वोटिंग राइट्स है या फिर वो ज्वाइंट वेंचर में है, ठीक है। ये तीन को आपकी एसोसिएट कंपनी कहा जाता है, ठीक है। एक चीज जो शायद मैंने पहले क्लियर नहीं की थी वो अब क्लियर करना चाहता। ए के पास बी लिमिटेड के 40% शेयर है, तो बी लिमिटेड हमारी सब्सिडरी तो नहीं है, ठीक है। और शेयर्स भी कौन से हैं जी? इक्विटी, मतलब जिसमें हमारे पास वोटिंग राइट्स है। प्रेफरेंस है नहीं जी बी लिमिटेड के, तो मेरे पास 40% वोटिंग राइट्स आ गए, ठीक है। सो बी लिमिटेड ए लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी है, ट्रू और फॉल्स? हाउ मेनी ऑफ यू से ट्रू? फिर से बोल रहा हूं, बी लिमिटेड में हमारे पास 40% की वोटिंग राइट्स है, ठीक है। सो इन दैट केस बी लिमिटेड ए लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी है। हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर ट्रू? ओके, ऑल ऑफ यू। ए लिमिटेड बी लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी है। हाउ मेनी ऑफ यू से सर ट्रू? ए लिमिटेड बी लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी है। हाउ मेनी ऑफ यू से सर ट्रू? एक और बात, मैंने जब एसोसिएट कंपनी की टाइप्स ऑफ कंपनी में डेफिनेशन पढ़ाई तब मैंने आपको यह बात भी बोली कि रिलेटेड पार्टी में एसोसिएट कंपनी भी आती है, ठीक है। आगे जाकर मैं आपको पढ़ाऊंगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, उसके लिए अलग से स्पेशल अप्रूवल चाहिए। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड देयर डिस्क्लोजर, वो बताने रहते हैं कि सर हमने कौन कौन से रिलेटेड पार्टी के साथ डीलिंग्स की हैं, ठीक है। क्योंकि हम तो क्या चाहते हैं, आप रिलेटेड पार्टी के साथ काम मत करो, आप इंडिपेंडेंट करो, क्योंकि रिलेटेड पार्टी के साथ जब भी काम करते हो तो प्राइस मैन्युपुलेट होने के चांसेस है। ये बात क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ? तो अगर आप ये बात बोल रहे हो कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड की एसोसिएट नहीं है बट बी लिमिटेड ए लिमिटेड की एसोसिएट है, तो बी लिमिटेड जब ए लिमिटेड के साथ ट्रांजैक्शन करती है तो वो रिलेटेड पार्टी की अप्रूवल नहीं लेगी, बट ए लिमिटेड जब बी लिमिटेड को स्टॉक बेचेगी या स्टॉक खरीदेगी तो ए लिमिटेड को अप्रूवल लेनी होगी, लेकिन बी लिमिटेड को अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। आपका तो ये मतलब है। तो मैं अपना क्वेश्चन अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जिसमें आपने 100% मेजॉरिटी से कहा कि जी बी लिमिटेड ए लिमिटेड की एसोसिएट है बट ए लिमिटेड बी लिमिटेड की एसोसिएट नहीं है। इज इट सो? या फिर ए लिमिटेड बी लिमिटेड की एसोसिएट है? हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर यस, ए लिमिटेड भी बी लिमिटेड की एसोसिएट। अगर बी ए की एसोसिएट है, हम होल्डिंग सब्सिडरी थोड़ी ना कह रहे हैं, हम तो क्या बोल रहे हैं? एसोसिएट, ठीक है। एसोसिएट समझते हैं? जैसे मैं कहता हूं मेरा साथ वाला बंदा है, ये हम मिलके काम करते हैं। सो ए लिमिटेड बी लिमिटेड की एसोसिएट है। हाउ मेनी ऑफ यू से सर ट्रू? 1.5 ओके जी, ओनली 2 वोट्स। मेजॉरिटी इज करेक्ट जी, ए लिमिटेड बी लिमिटेड की एसोसिएट नहीं है, सिर्फ बी लिमिटेड ए लिमिटेड की एसोसिएट है, ठीक है। अगर मैं दोनों को एसोसिएट बना देता, कंसोलिडेशन कहां करता? ए लिमिटेड को बी लिमिटेड में मर्ज करके दिखाता है कि बी लिमिटेड को ए लिमिटेड में मर्ज करके दिखाता? कायदे से बी लिमिटेड के अकाउंट्स ए लिमिटेड में मर्ज होकर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बननी चाहिए, ठीक है। बट बड़ा छोटे में थोड़ी ना मर्ज होगा। So in that case you are absolutely right on this कि A लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी है B लिमिटेड, बट B लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि B लिमिटेड के पास किसी भी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जॉइंट वेंचर या 20% से ज्यादा के शेयर, वोटिंग राइट्स नहीं है। अभी गुड सोफा, अब रीड कर रहे हैं। इन केस कंपनी के पास एक या एक से ज्यादा सब्सिडरीज हैं या एक या एक से ज्यादा एसोसिएट कंपनीज हैं, तो इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी पड़ेगी फॉर ऑल द सब्सिडरीज जितनी भी हैं, एंड फॉर ऑल द एसोसिएट कंपनीज इन द सेम फॉर्म, इन द सेम मैनर जैसे आप अपनी बनाते हैं। तो अब आपको 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेगी, एक स्टैंड अलोन
अकेले की और एक कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड करते वक्त आप सभी सब्सिडरीज को ऐड करना। अब उसमें 51% है, 80% है, 90% है कि 100%, ऐसे कुछ भी लेना देना नहीं। मोर देन हाफ अगर आपके पास वोटिंग पावर है तो वो आपकी सब्सिडरी है, या फिर अगर उसके कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर आप कंट्रोल करते हैं तो वो आपकी सब्सिडरी मान ली जाएगी। दो ही क्राइटेरिया थे, दोनों में से कोई भी एक अगर पूरा हो गया तो वो आपकी सब्सिडरी है और उसको कंसोलिडेशन में आपको दिखाना ही पड़ेगा। और ये मतलब मान लो कि ये लायबिलिटीज जितनी भी है ये सारी एसोसिएट कंपनी स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड में बाइफिकेशन करने की जरूरत नहीं। फिर शेयर कैपिटल में वो मतलब वो सारी को मिला के वो दिखाते हैं कि ये बिल्कुल 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 ठीक है। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जी कंसोलिडेटेड का। आजकल पता है क्या ट्रेंड चला है, डीमर्जर का, ठीक है, जिसमें लेट से मेरी 5 सेगमेंट्स हैं, जिसमें से एक जो लॉस मेकिंग है उसको मैं एक नई सब्सिडरी कंपनी खोल देता हूं, 100% होली ओन्ड सब्सिडरी, और वो लॉस मेकिंग को उसको स्लम सेल कर देता हूं, ठीक है। एक कंपनी मैंने खोल दी और लॉस मेकिंग यूनिट को उसके अंदर डाल दिया। अब मेरे पास 5 में से जो लॉस मेकिंग था वो तो मैंने उसको दे दिया, मेरे पास ये 4 यूनिट्स रह गए जो कि चारों प्रॉफिट मेकिंग है, और मैं अपने शेयर होल्डर को कहता हूं कि देखो सर मेरा प्रॉफिट पिछले साल से 4 गुना हो गया, 2 गुना हो गया। क्यों? जो लॉस था वो सारा तो मैंने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, और आज भी वो लॉस मेरे को ही हो रहा है क्योंकि वो मेरी ही तो इन्वेस्टमेंट है जी उसके अंदर सारी, ठीक है। हमने कहा सर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दिखाओ, स्टैंड अलोन नहीं, स्टैंड अलोन कैन बी मैनिपुलेटेड, ठीक है, बट आप कंसोलिडेटेड दिखाओ, उसको मर्ज करके बताओ कि नेट कितने प्रॉफिट या नुकसान है। अगर वो भी प्रॉफिट मेकिंग है फिर तो आपका प्रॉफिट और ज्यादा अच्छा है, ठीक है, बट अगर वो लॉस मेकिंग यूनिट्स जो आपने ट्रांसफर कर दी अपनी ही सब्सिडरीज को, देन इट इज द मैनिपुलेशन ऑफ द अकाउंट्स, विंडो ड्रेसिंग आप कर रहे हो, जो हो नहीं वो दिखा जाए। कंपनीज एक्ट का यहां पे जी मन नहीं भरा, वो कहते हैं और तंग करेंगे आपको। कहते हैं कि जी आप कंपनी शेल ऑल्सो अटैच अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सेपरेट स्टेटमेंट कंटेनिंग द सेलियंट फीचर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इट्स सब्सिडरी। सेलियंट फीचर्स को हाईलाइट करेंगे। सेलियंट फीचर्स मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट समरी, द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली। अपनी सभी सब्सिडरीज की आपको अटैच करनी पड़ेगी। एक सब्सिडरी है तो एक की, एक से ज्यादा है तो सबकी, एसोसिएट कंपनी की और कंपनीज इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और इनका जो फॉर्म है दैट इज AOC 1। अब मैंने कहा कि सर सेलिएंट फीचर्स क्या होते हैं, सब्सिडरी के बारे में क्या जानना चाहते हो, तो वो कहते हैं AOC 1 में फॉर्मेट इज गिवन। तो अगर आपकी 10 सब्सिडरीज हैं तो आपको 10 अटैचमेंट्स लगानी पड़ेगी, हर एक सब्सिडरी का नाम लिख के उसके सेलिएंट फीचर्स हमें बताने पड़ेंगे। सेलिएंट फीचर्स की आप टेंशन ना लो, क्या बताना है क्या नहीं बताना, जो भी हम जानना चाहते हैं वो हमने AOC 1 के प्रोफॉर्मा में लिख दिया। वो सारे कॉलम्स भर के वो उसको साथ में अटैच कर दो जब आप अपनी बैलेंस शीट भरोगे, ठीक है, क्योंकि कंसोलिडेशन आपने ठीक से की या नहीं की हम भी चेक करना चाहते हैं। तो फिर मैंने अब आपसे 3 चीजें मांग ली, एक स्टैंड अलोन, एक कंसोलिडेटेड, और एक एक सब्सिडरी, एक एक एसोसिएट, सभी के अलग से AOC 1 हमें दे दो, ठीक है। मैंने कहा सर मेरे 100 सब्सिडरीज हैं, तो वो कहते 100 अटैचमेंट्स लगेंगे AOC 1 के, 100 अटैचमेंट्स लगेंगे जी, ठीक है, कोई बात नहीं करो, ठीक है। और हमने कहा सर 200 एसोसिएट कंपनीज हैं, उनके भी लगेंगे, CFO फिर ठीक है ना, हम तो CS है। The provisions of this act, ठीक है, the provisions of this act applicable to the preparation, adoption and the audit of the financial statements of the holding company। कहता है कि जो भी हमने आपको बोला अकाउंट्स कौन प्रिपेयर करेगा, अडॉप्ट कैसे होंगे जब आप शेयर होल्डर के सामने रखते हैं, ऑडिट करवाने पड़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी शेल अप्लाई म्यूटाटिस एंड द म्यूटेंडिस, ठीक है, ये लैटिन वर्ड्स हैं जी, एज इट इज। हिंदी में हम इनको बोलते हैं मोटा मोटी, मोटा मोटी एक समान, यस, मोटा मोटा बराबर है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि इन दैट केस मोटा मोटी सेम अप्लाई टू द कंसोलिडेटेड। तो वो कहता है कि आपकी स्टैंड अलोन पे जो जो प्रोविजंस लगती हैं मोटा मोटी सेम प्रोविजन हमारी कंसोलिडेटेड के ऊपर भी लगेंगी। कंसोलिडेशन में कौन कौन सी लेनी है मैं दोबारा से बता रहा हूं, सारी सब्सिडरी, सारी एसोसिएट कंपनीज
और जब मैंने एसोसिएट बोला तो उसमें जॉइंट वेंचर्स आ गए जी। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, पहले ये डायग्राम कर लेंगे जी मेरे से, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर आपको थोड़ा सा आसान लगेगा। हमने कहा सर ये कंसोलिडेशन का आपने पंगा डाल तो लिया, बट जिंदगी थोड़ी मुश्किल ही लग रही है। हमने कहा वो क्यों? कहते सर एस लिमिटेड की सब्सिडरी है H2, H2 की उल्टा बोल दिया, एस लिमिटेड इज द सब्सिडरी ऑफ, या उसकी होल्डिंग कंपनी है H2, H2 की होल्डिंग कंपनी है H1, ठीक है। अब H1 की जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब कंसोलिडेशन, अब H2 की जब बनाएंगे तब दोबारा से कंसोलिडेशन, क्योंकि इसकी दो सब्सिडरीज है, इसकी दो सब्सिडरीज है, ठीक है, और H2 की एक सब्सिडरी है, ठीक है, और आप एक ही S को दो जना कंसोलिडेट करवा रहे हो, ठीक है। तो सब रूल ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, कहते यहां पर कंसोलिडेशन रहने दो, जब H1 में दोनों कंसोलिडेट हो गई, ठीक है, तो यहां पर कंसोलिडेशन इतनी मायने रखती नहीं है, इन्होंने की या नहीं की डजंट चेंज अ थिंग, क्योंकि इसने दोनों को ऐड करके अपनी कंसोलिडेशन दिखा दी। सबसे टॉप लेवल पे जब कंसोलिडेशन हो गई तो उससे एक मिडिल लेवल पे कंसोलिडेशन हुई कि नहीं हुई वो इतना मायने नहीं रखती, ठीक है, और दो से ज्यादा लेयर्स हो ही नहीं सकते इंडिया के अंदर, ठीक है, वो तो हमने सब्सिडरी में पढ़ ही लिया था। तो हमने कहा कि सर इसको कंसोलिडेशन माफ करवा दो, इसको कंसोलिडेशन माफ करवा दो। हमने कहा करवा तो देंगे, शर्तें हमारी सुन लो, ठीक है। हमने कहा कितनी है, कहते बहुत सारी शर्तें, बहुत सारी शर्तें। आइए जी पहले शर्तें सुन लीजिए। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, जो होल्डिंग कंपनी है ऑफ H2, रेज कर देता हूं। आपको थीम समझ में आया, करने क्या जा रहे हैं, सारी चीज की मंशा क्या है, इंटेंशन है कि H2 को कंसोलिडेशन ना करनी पड़े, ठीक है। सो इन दैट केस हमने क्या कहा कि सर यस, सो H2 के अंदर इनके पास 51% शेयर है, जिसकी वजह से ये उसकी सब्सिडरी बन गई। स्टेप नंबर 2, जिसमें H2 के पास 50% से ज्यादा शेयर है एस लिमिटेड के, तो फिर एस लिमिटेड की उसकी सब्सिडरी बन गई। स्टेप नंबर 4, ये तो हो ही गई जी 4 और 5, ठीक है। अब 6 पे आते हैं। 49% शेयर किसके पास है, अदर मेंबर्स, इट मे बी द पब्लिक, इट मे बी द बैंक, FI, मिस्टर ए, कोई भी हो सकता है जी। 49% शेयर किसी और के पास है। हम एक ग्रुप ऑफ पीपल बना लेते हैं जी, A B C D E। 51% शेयर H2 के अंदर किसके पास है, H1 के पास है, तभी तो वो हमारी सब्सिडरी है। और बाकी 49% शेयर इन 4 लोगों के पास है, 5 लोगों के पास है। ये बात क्लियर हुई यहां पे। और हमने कहा कि सर स्टेप नंबर 7, जिसमें हमने कहा कि सर हमने कंसोलिडेशन कर ली, शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया और सब कुछ हमने ठीक कर दिया एट द टॉप लेवल। अब स्टेप नंबर 8 पे हमने इनको इंटीमेट किया और इनसे पूछा कि सर ना हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहते, ना शेड्यूल 3 के हिसाब से कंसोलिडेशन करना चाहते, और इन्होंने हमें दे दी जी NOC, नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन। ये कहते कि जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस ये कंपनी जो है ये लिस्टेड कंपनी ना हो, एक और शर्त, अनलिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। कौन सी, H2, जिसके लिए एग्जम्पशन की बात चल रही है कि इसके लेवल पे आप कंसोलिडेशन माफ कर दो, तो वो कहता है कि जी वो अनलिस्टेड कंपनी हो, ना ही लिस्टेड हो, ना इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टेड हो, ठीक है, कि अप्लाई किया हो लिस्टिंग के लिए, अभी तो अनलिस्टेड है बट अप्लाई किया हुआ है, तो भी आप यहां पर बच के नहीं जाने पाएंगे, फिर कंसोलिडेशन करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी शर्त है। और फिर वो कहता है कि जी अगर इन्होंने NOC दे दी देन देयर इज नो नीड ऑफ द कंसोलिडेशन एट ऑल, फिर आपको कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। H2 में S के अकाउंट्स को कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा कि सर हम कंसोलिडेशन करना चाहते हैं बट AS को फॉलो नहीं करना चाहते, पार्शियली करना चाहते हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है जैसे आपका मन हो। वैसे आपके लिए जरूरी नहीं है, फिर भी आप अगर रफ CA कंसोलिडेटेड बनाना भी चाहते हो बना लो। और वो कहता है कि सर जैसे चाहूं वैसे कर लो, हमने कहा जैसे चाहो वैसे कर लो, वैसे तो आपको माफ ही है, आप स्टैंड अलोन तो बना ही रहे हो ना, कंसोलिडेशन आपने बनानी है बनाओ, आधी अधूरी बनानी है वो भी बनाओ, जैसी भी आपने बनानी है वो आपकी मर्जी है।
कोई बात नहीं, वी हैव एम्पल टाइम। जब आप मार्क करते हो ना वो काफी टाइम बाद आपको शो होता है। आई नेवर नोटिस्ड। इसका मतलब है जंक इन्फॉर्मेशन जो जग जाहिर है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि सर देखो सूरज उग गया, 6 बज गए, नहीं अगेन जंक इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली। सर हाँ जी, अगर वो शेड्यूल ठीक हो, मतलब पूरी तरह से फॉलो करें, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी टाइप ऑफ। नहीं पहले वो कहते हैं H1 H2 की मतलब जैसे देखिए H1 जो है वो कंसोलिडेशन के वक्त इसकी स्टैंड अलोन लेगा और इसकी स्टैंड अलोन लेगा, इसकी कंसोलिडेटेड थोड़ी ना उठाएगा जो 2 बार ऐड हो जाएगा। सर अगर H2 में जो उसके अदर मेंबर्स हैं वो अगर ऑब्जेक्शन दे, एक भी मेंबर ने अगर ऑब्जेक्शन कर दी तो कंसोलिडेशन करनी पड़ेगी, ये शर्त थी जी हमारी, ठीक है, कि आपको सभी मेंबर्स से रीड करते हैं जी। सब समझ में आ गया आपको? आइए जी। The consolidation of the financial statements of the company shall be made in accordance with the provision of the Schedule 3 of the Act, और आपको accounting standards भी फॉलो करने पड़ेंगे। प्रोवाइजो आई जी इसके अंदर, जिसने कहा कि जी ये रूल आपके ऊपर नहीं लगेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने वाला अगर आप नीचे बताएगी सारी शर्तें पूरी कर देते हैं तो। नंबर 1 वो कहता है कि जी H2 आपकी होली ओन सब्सिडरी है, फिर तो उसमें कोई मेंबर है ही नहीं जिसे पूछना है। 100% शेयर अगर H1 के पास है, बट मेरी केस में क्या था 51% हमारे पास थे, 49% अदर मेंबर के पास थे, या फिर तो वो कहता है 100% आपके पास है, बात ही खत्म हो गई, फिर किसी से एनओसी लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वो आपकी पार्शली ओन सब्सिडरी है, मतलब 51 से लेकर 99 तक कोई भी शेयर आपके पास है, तो वो आपकी सब्सिडरी हो गई, लेकिन फुली होली ओन सब्सिडरी नहीं है। ऑफ अनदर कंपनी H2, अनदर कंपनी यहां पे कौन सी है? H2 एंड ऑल इट्स अदर मेंबर्स, कोई मेरे को बता दीजिए ये, इंक्लूडिंग दोज नॉट अदरवाइज एंटाइटल्ड टू वोट। हाँ जी, क्योंकि उनको तो राइट टू वोट मिलती नहीं है। उनसे भी पूछना पड़ेगा जी। वेरी वेल डिकोडेड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो कि जनरली वोट नहीं करते हैं, ठीक है, बट वो कहते हैं कि जी मेंबर से जब पूछना, अगर उनके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनसे भी ये बात पूछनी पड़ेगी। एंड दे हैव बीन इंटीमेटेड इन द राइटिंग एंड फॉर विच द प्रूफ ऑफ डिलीवरी हमारे पास है कि हमने उनको इंटीमेट कर दिया। दे डू नॉट ऑब्जेक्ट फॉर द कंपनी, कि उन्होंने अगर कंसोलिडेटेड नहीं भी बनाई तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई बात नहीं सर रहने दो। DVR होल्डर्स आएंगे नहीं, वो दे आर नॉट द मेंबर्स। ऑब्वियसली आएंगे, मेरे को लगा आप वो पूछ रहे हो GDRs, DVRs आ जाएंगे जी, ठीक है। इट इज अ कंपनी whose सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड। अगली शर्त क्या है कि जी वो लिस्टेड नहीं होने चाहिए, ना ही इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टेड होने चाहिए इन द एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। एंड इट्स अल्टीमेट H1 अल्टीमेट और द इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी। H2 की इमीडिएट होल्डिंग कंपनी कौन सी है? H1। वो फाइल कर रही है जी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द शेड्यूल 3 एंड एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो हमने कहा कि सर सारी शर्तें आपने पूरी कर दी, H1 ने कंसोलिडेशन कर दी, अदर मेंबर से हमने पूछ लिया, प्लस प्रेफरेंस से भी पूछना अगर कोई है तो, और उन्होंने एनओसी दे दिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस हम लिस्टेड नहीं है, ना ही वी हैव अप्लाइड फॉर लिस्टिंग, ना ही इंडिया में ना ही इंडिया के बाहर। इन दैट केस आपको कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा सर फिर भी हम आधी अधूरी करना चाहते हैं, जो करना है करो, आपको माफ है, ठीक है। आधी अधूरी भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर से बोलना। H2 मतलब H2 अनलिस्टेड कंपनी क्यों होनी चाहिए? लिस्टेड को हम चाहते हैं उनको कंसोलिडेशन करनी पड़े जी, बाय ऑल मींस। उनके डिस्क्लोजर को रिलैक्सेशन नहीं है जी, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है।